जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स हैं या ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर एक ठप्पा लगता है कि ये इनमें मेरिट नहीं होती है, ये तो ऐसे आ जाते हैं, इनको पढ़ना नहीं आता, ये पढ़ते नहीं हैं, ये कमज़ोर होते हैं, इनके दिमाग नहीं होता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि पढ़ाई में दिमाग और ये जो बातें हो रही है वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आपका माहौल इम्पोर्टेंट होता है। आपके प्रिविलेज जो है कि आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप कितने अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, आपके पास कितना पैसा है। दूसरी तरफ आप गांव के बच्चों को देखोगे, दलित बहुजन समाज के बच्चे हैं कि वो 12वीं तक उनको कुछ पता नहीं होता है बेचारों को कि क्या करना है, क्योंकि घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बचपन से ही काम करते हैं, काम करके पढ़ाई करते हैं। तो आप देखोगे कि वो गाय भैंस चरा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, है ना, उनके घरों में नौकर चाकर नहीं है उनके। तो ये अंतर है और मेरिट यहाँ से बनता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बायस्ड है। वो सिर्फ जो अंग्रेजी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो अमीर घरों के बच्चे हैं, जो शहरी बच्चे हैं, जो सवर्ण बच्चे हैं, उनकी तरफ झुका हुआ है। गालियाँ सही हैं कि हमें मेरिट नहीं होता है। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबके बराबर हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन मुझे बार बार ये बताया जाता था कि तुमको ये नहीं आता, तुम इंजीनियर बनने लायक नहीं हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा तो 0 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बोला जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों का फाउंडेशन वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है। उनकी गलती नहीं है। अब आप देखिए, आप गाँव में जाइए जरा, कौन से स्कूल है, कितने अच्छे स्कूल हैं। आप गांव के स्कूल में जो सरकारी स्कूल है, शहर में भी जो सरकारी स्कूल है, आप जाके तुलना करिए वो जो कॉन्वेंट स्कूल है। कोई भी क्लास उठा लो आप, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, एक क्लास उठा लो, सर्वे करते कि कॉन्वेंट एजुकेशन में, कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं में जो बच्चे हैं और जो सरकारी स्कूल में 10वीं के बच्चे हैं वो किस वर्ग के हैं। और फिर हम बात करते हैं, फिर हम मेरिट की बात करते हैं। चाहे अमीर के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चे, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैसे कि अमेरिका में कॉमन स्कूल सिस्टम है, यानी कि आपका एक नेबरहुड है, आपका इलाके में एक ही स्कूल होगा और उस स्कूल में आपका अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। अगर वो होता तो फिर मैं आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरिट है। 20 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए, मैं फुल टाइमर हूँ। मैंने घर कोई घर बार नहीं है ऐसा। मैं मेरी मदर के साथ रहता हूँ, तो मेरा कोई पर्सनल ऐसा कुछ अलग से लाइफ नहीं है। पर्सनल, पॉलिटिकल, सोशल सब एक ही है। कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए थे कास्ट को लेके। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जो डिग्निटी है, जो एक होता है ना सेल्फ का रिस्पेक्ट, वो छीना जा रहा है। और सिर्फ इसलिए कि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट बैकग्राउंड से हूँ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जेएनयू में का माहौल काफ़ी अच्छा था, लेकिन जेएनयू से भी मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जेएनयू में सब कुछ अच्छा था। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं पिछले 10 साल से एक बुद्ध विहार में, 8 साल से मैं बुद्ध विहार में पढ़ा रहा हूँ। एक हमारा जो सम्यक बुद्ध विहार है, हमारी लोकल कम्युनिटी ने हम लोग को दिया है कि आप उसको पढ़ाओ। तो हमारा क्लास वहीं पे चलता है और बच्चे हमारे बहुत सारे अलग अलग राज्यों से आते हैं, तो उनको रूम लेकर रहना पड़ता है रेंट पे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं कि अपने ही टीचर्स हों, अपना ही सिस्टम हो पूरा एक, और बच्चों को एक वो कॉन्फिडेंस दिला सके कि हम भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, हम फेलियर नहीं हैं हम। क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस बना नहीं सकते हैं, या अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस हम बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो मैं ये जो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बिल्ड करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, समाज के लिए एक एग्जाम्पल बने कि हम अपने खून पसीने से, अपनी खुद की मेहनत से, अपने दम पर हम अपने संस्थान खड़े कर सकते हैं, चला सकते हैं, और हम हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे समाज पे बहुत भरोसा है, अम्बेडकरी समाज पे। और पिछले 10 साल से जो भी नालंदा चल रहा है, नालंदा में 250 बच्चे हम पढ़ाते हैं। काफ़ी खर्चा होता है उसका, है ना, पढ़ाने का, स्टाफ का बहुत खर्चा होता है। तो सब हमारा समाज की तरफ से आता है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं गवर्नमेंट से नहीं लेता, मैं कोई एनजीओ से पैसा नहीं लेता, मैं इनफैक्ट बाहर किसी से पैसा नहीं मांगता। तो टोटल हमारा कुछ 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं समाज के पास जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, बताऊंगा कि हम बना रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट मिलेगा। आप अगर एक बार नालंदा गेट पर आ गए, अंदर आ गए, तो अब हम आपको निकालेंगे नहीं जब तक कि आप खुद अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए। तो हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। हर साल 200 के करीब लेता हूँ, सभी बच्चे निकल जाते हैं। आज मेरे पढ़ाए हुए 1600 बच्चे भारत के टॉप
24 यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। साथ जय भीम, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज हम जिन शख्स के साथ बातचीत करने वाले हैं उन शख्स को लेकर मैं एक बात आपको बता दूं। इस देश के अंदर तक्षशिला, नालंदा ये विश्वविद्यालय इसलिए प्रख्यात थे कि इस यूनिवर्सिटी से, इस विश्वविद्यालय से बच्चे जो छात्र निकल कर आते थे वो समाज के लिए एक आईना प्रस्तुत करते थे, समाज के लिए आइकन बनते थे और कुछ दर्शन इस देश और दुनिया को उन्होंने दिया है। तो एक नई इसी कंसेप्ट को लेकर आधुनिक भारत में, आधुनिक काल में जो हमारे साथ आज मौजूद है अनूप कुमार सर, उन्होंने एक आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक छात्रों के लिए सामाजिक और जो वैयक्तिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एकत्रित करके एक नया कंसेप्ट बनाया है। नालंदा एकेडमी के माध्यम से एक अच्छा इंसान बने, जिम्मेदार नागरिक बने और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ वो देश के अंदर निर्वहन करें। इन तमाम जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो उन छात्रों के लगा दिया कि वो लोग देश के अंदर अच्छे नागरिक बने। तो आज सर के साथ हम बातचीत करने वाले हैं और नालंदा एकेडमी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा में यह एकेडमी चलती है जिसके डायरेक्टर जो है वो अनूप कुमार सर है। तो नालंदा एकेडमी के डायरेक्टर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू स्नेहा एंड जय भीम। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये नालंदा एकेडमी जो आपने बनाया, तो अब हमारे हिस्ट्री में तो हम यही देखें कि वो विश्वविद्यालय रहे, उन्होंने दर्शन शास्त्र जो है वो हमारे सामने रखा है। आपका क्या कंसेप्ट रहा नालंदा एकेडमी यही नाम देने के लिए? ऐसा कोई बहुत सोच कर नहीं रखा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैं और मेरी टीम कुछ करना चाहती थी। तो हम हमारे जो पास्ट है, हमारा जो कल्चर है, उसी से इंस्पिरेशन लेते हैं, उसी से सीखते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, उसके बारे में बहुत सारा इतिहास में हमने पढ़ा है। तो नाम हमको लगा ये अच्छा नाम है। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन एक जुड़ाव है बुद्धिस्ट जो हमारी हेरिटेज है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। तो उसी का सम्मान करते हुए हम लोगों ने नालंदा एकेडमी नाम रखा है। तो सर, बेसिकली नालंदा एकेडमी किस चीज़ के लिए काम करती है? मतलब छात्रों को आप कैसे चूज़ करते हैं, फिर कैसे उसे ये कैसे पता चलता है कि मेरी ये मंजिल है, ये रास्ता है, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बंदा जो है उस मंजिल मुकाम पर पहुंचेगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके सिद्धांत क्या है। देखिए, जब मैं अपने छात्र जीवन में था तो हमने बचपन से यही सुना है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स हैं या ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर एक ठप्पा लगता है कि ये इनमें मेरिट नहीं होती है, ये तो ऐसे आ जाते हैं, इनको पढ़ना नहीं आता, ये पढ़ते नहीं हैं, ये कमज़ोर होते हैं, इनके दिमाग नहीं होता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि पढ़ाई में दिमाग और ये जो बातें हो रही है वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है जितना आपका माहौल इम्पोर्टेंट होता है। आपके प्रिविलेज जो है कि आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं, आप कितने अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, आपके पास कितना पैसा है। तो जो आज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें, कौन लोग हैं जो निकालते हैं, कौन लोग हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्या वो सच में वही लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा मेहनती हैं? तो आप देखेंगे कि नहीं। अच्छा परफॉर्मेंस उनका होता है जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, जिनका स्कूलिंग अच्छा है, जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, जो सारे रिसोर्सेज दे सकते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ आप गांव के बच्चों को देखोगे, दलित बहुजन समाज के बच्चे हैं कि वो 12वीं तक उनको कुछ पता नहीं होता है बेचारों को कि क्या करना है, क्योंकि घर में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बचपन से ही काम करते हैं, काम करके पढ़ाई करते हैं। तो आप देखोगे कि वो गाय भैंस चरा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, है ना। उनके घरों में नौकर चाकर नहीं है, उनके तो ये अंतर है। और मेरिट यहाँ से बनती है। मेरिट का जो होता है ना कि मेरिट आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली आपका इंटेलिजेंस नापने के लिए नहीं बनाया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम की स्थापना इसलिए होती है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसलिए होता है क्योंकि सीटें कम होती हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। तो अब 100 सीटें हैं तो हमें 100 लोगों को लेना है, फिल्टर करना है। तो कोई भी टेस्ट या कोई भी एग्जाम का क्राइटेरिया सिर्फ ये होता है कि भाई ये 100 लोगों को लेना है, बाकी सबको निकालना है। तो उसका कोई इंटेलिजेंस से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बायस्ड है।
वो सिर्फ जो अंग्रेजी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो अमीर घरों के बच्चे हैं, जो शहरी शहरी बच्चे हैं, जो सवर्ण बच्चे हैं, उनकी तरफ झुका हुआ है। तो इसीलिए आप किसी भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन में जाइए, आप क्लासरूम में जाइए, आप देखिए वहाँ पे कौन बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे तो बच्चे सर, स्कॉलर भी देखो या फिर प्रोफेसर्स भी, डीन भी। जी, तो प्रोफेसर ही डिजाइन करते हैं ना, ये तो उनका, ये तो इस सारे इंस्टीट्यूशन की स्थापना उन्होंने की है, तो उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा उन्होंने डिजाइन किया है कि सिर्फ कुछ ही वर्ग के बच्चे वहां पे पढ़ सकते हैं। सर ये तो बहुत कठिन काम है, फिर इसके लिए आपने खुद को ही क्यों चुना? जी, तो इसको चैलेंज करना जरूरी, क्योंकि मेरी स्टूडेंट लाइफ में मैंने ये सब देखा है, बहुत सारा भेदभाव सहा है, बहुत बार गालियां सही हैं कि हमें मेरिट नहीं होता है। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं सबके बराबर हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, लेकिन मुझे बार बार ये बताया जाता था कि तुमको ये नहीं आता, तुम इंजीनियर बनने लायक नहीं हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा तो 0 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बोला जाता है। तो ये, अब इसको चैलेंज करने का तरीका क्या है? इसको एक तो ये है कि मैं फैक्ट बाय फैक्ट प्रूव करूं, वो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं मेरे बच्चों पे मेहनत करना चाहता हूं कि मेरे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो प्रूव करे कि ये, हाँ, वही जवाब है। तो होता क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चों का फाउंडेशन वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं होती है। उनकी गलती नहीं है। अब आप देखिए, आप गांव में जाइए जरा, कौन से स्कूल है, कितने अच्छे स्कूल हैं। आप गांव के स्कूल में, जो सरकारी स्कूल है, शहर में भी जो सरकारी स्कूल है, आप जाके तुलना करिए वो जो कॉन्वेंट स्कूल है, और आप देखिए कॉन्वेंट स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सर्वे करिए। मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि जो मेरिट की बात बोलते हैं, हम चलो मेरे साथ चलो, हम 2 स्कूल जाते हैं, एक सरकारी स्कूल में जाते हैं और एक प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, और बैठ के वहां पे सर्वे करते हैं। कोई भी क्लास उठा लो आप, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, एक क्लास उठा लो, सर्वे करते हैं कि कॉन्वेंट एजुकेशन में, कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं में जो बच्चे हैं और जो सरकारी स्कूल में 10वीं के बच्चे हैं, वो किस वर्ग के हैं। और फिर हम बात करते हैं, फिर हम मेरिट की बात करते हैं। तो आप देखोगे कि 95% जो बच्चे हैं, 90% जो कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे हैं, वो सब एलिट अपर कास्ट बच्चे हैं। 90%, 95% जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, वो दलित बहुजन बच्चे हैं। ठीक है। फिर आप आप देखो कि ये जो बच्चे हैं, कॉन्वेंट एजुकेटेड बच्चे, कॉन्वेंट में पढ़ रहे, पैसा है। पैसा क्यों है? क्योंकि माता पिता के पास प्रॉपर्टी है, माता पिता पढ़े लिखे हैं। तो 8th क्लास से 9th क्लास से उनको अच्छी ट्यूशंस, अच्छा उनको पूरा एक गाइडेंस मिलता है। हमारे बच्चों को वो नहीं मिलता है। तो अंतर ये है, हमारा एक अगर कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होता कि सारे बच्चे, चाहे अमीर के बच्चे हों चाहे गरीब के बच्चे, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में कॉमन स्कूल सिस्टम है, यानी कि आपका एक नेबरहुड है, आपका इलाके में एक ही स्कूल होगा, और उस स्कूल में आपका अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा, गरीब का भी बच्चा पढ़ेगा। अगर वो होता तो फिर मैं आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरिट है। आपने जो डिसाइड किया, जो काम आपने हाथ में लिया, वो तो काफ़ी लंबा चलने वाला है और उसके लिए कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। तो फिर ऐसे में आपका वैयक्तिक जीवन प्रभावित हो रहा है क्या? आपका परिवार कैसा है? आपका वैयक्तिक जीवन के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। मुझे 20 साल से ज्यादा हो गए काम करते हुए। मैं फुल टाइमर हूँ। मैंने घर छोड़, मतलब कोई घर बार नहीं है ऐसा। मैं मेरी मदर के साथ रहता हूँ, तो मेरा कोई पर्सनल ऐसा कुछ अलग से लाइफ नहीं है। पर्सनल, पॉलिटिकल, सोशल सब एक ही लाइफ है। इंजीनियरिंग के बाद सोशल फिर आना, और फिर ये सोशल अटैचमेंट, सोशल सेंसेशन, ये सारी चीज़ें बहुत कम बार दिखती, क्योंकि टेक्नोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उनको इंडस्ट्री में जाना अच्छा लगता है। उनको लगता है कि वो वीआईपी वाला कल्चर, जहाँ पर वो इंजीनियर बने, फिर उसके बाद सीनियर इंजीनियर बने, ये सुपरवाइजर बने, फिर उसके बाद और ऊपर की पोस्ट मिले, फिर एमडी तक जाए। आपने ये नहीं सोचा? मैं उनसे ज्यादा एम्बिशियस हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा उनसे ज्यादा बड़ी है। तो मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस काम है। तो देखिए, सबका अपना अपना होता है। मेरा जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस हुए थे कास्ट को लेके। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी जो डिग्निटी है, जो एक होता है ना सेल्फ का, आप रिस्पेक्ट, वो छीना जा रहा है। और सिर्फ इसलिए कि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट बैकग्राउंड से हूँ जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है। और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं किसी से कम नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, है ना। और मैं ये भी देखता था कि कोई भी प्रोफेसर किस तरीके से आपकी मेरिट, आपके इंटेलिजेंस, आपको उससे कुछ नहीं, सिर्फ आपकी कास्ट की वजह से आपको गाली दे रहा है, अब्यूज कर रहा है। तो मुझे बहुत बहुत खराब लगता था, खराब लगा था वो। और तभी मैंने सोचा था कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है। मुझे अपने, क्योंकि जो मैंने फेस किया
मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी नेक्स्ट जनरेशन फेस करे, क्योंकि वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग होता है, बहुत आपका पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया जाता है। सर, अब ये तो हो गया आपका इंजीनियरिंग वाले फील्ड में। फिर आप जब जेएनयू गए तो उसमें कैसा माहौल था? मतलब क्या हमारे बच्चे वहाँ टिक पा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में? जेएनयू, जी बिल्कुल, जेएनयू में का माहौल काफ़ी अच्छा था, लेकिन जेएनयू से भी मेरी बहुत सारी शिकायतें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जेएनयू में सब कुछ अच्छा था, बट हाँ, जेएनयू में एक प्लेटफॉर्म था हमारे लिए। जेएनयू में आज़ादी थी कि हम अपनी बात रख सकें। इंजीनियरिंग कॉलेज में वो आज़ादी नहीं थी। इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत वायलेंस भी होता था। जेएनयू में उस समय वायलेंस नहीं था, तो हम अपनी बात रख सकते थे। तो एक और दूसरा मैंने आपको बताया कि एक ऑल इंडिया स्टूडेंट कम्युनिटी थी, तो आपके दोस्त तमिल दलित हैं या आपके दोस्त कोई आंध्र प्रदेश से है, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आइडियोलॉजी फिर कैसे क्लियर हुई कि हम इस कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, फिर इस देश के सिस्टम के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में भी सुधार करना पड़ेगा बच्चों में ये देखिए, सारी जब चीज़ें। मैं तो अपने आप को मूवमेंट का ही व्यक्ति मानता हूँ। तो मूवमेंट में मेरा ये मानना है कि आपको चूज़ करना पड़ता है। कुछ लोग कल्चरल मूवमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग सोशल मूवमेंट में काम करते हैं, कुछ लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हैं। सबका अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि चूज़ करना चाहिए। मैं सारे काम नहीं कर सकता। मैं कल्चरल मूवमेंट और मैं करना भी नहीं चाहता। तो ये चॉइस मैंने बहुत पहले ही ले ली थी कि मुझे सिर्फ़ एजुकेशन की फ़ील्ड में काम करना है। और मुझे लगता है मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट के 2 मतलब होते हैं। समाज को जोड़ना और समाज के भले के लिए कुछ करना। समाज को, हमारी कम्युनिटी को एम्पावर करना, यही मूवमेंट है और कुछ नहीं। है ना? अगर आप सिंपल देखें तो मूवमेंट, हाँ, एम्पावर करना, उनको लड़ना सिखाना, उनको उनको आगे उनको एक एक अच्छे भविष्य की तरफ लेके जाना, यही मूवमेंट है ना? तो मैं एजुकेशन के थ्रू कर रहा था। अब नालंदा जो है हमने सुना है कि वो एक बुद्ध विहार में चलता है। जी। तो नालंदा की अपनी अभी तक अपनी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर छात्र बैठ सके, और अभी संख्या भी जो है, क्योंकि जैसे हम दूसरे एकेडमी के बारे में देखें जो खासकर सवर्णों के लिए बनाई जाती है, तो उनके बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े-बड़े कैंपसेस होते हैं, हॉस्टल होते हैं। तो ऐसा कोई आपने सोचा है कि बच्चे वहाँ पे रह पाएँ या वहीं पर पढ़ पाएँ? क्योंकि अभी तो बच्चे जो है वो बुद्ध विहार में पढ़ रहे हैं। जी। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है अभी। तो मैं पिछले 10 साल से एक बुद्ध विहार में, 8 साल से मैं बुद्ध विहार में पढ़ा रहा हूँ। एक हमारा जो सम्यक बुद्ध विहार है, हमारी लोकल कम्युनिटी ने हम लोग को दिया है कि आप उसको पढ़ाओ, तो हमारा क्लास वहीं पे चलता है। और बच्चे हमारे बहुत सारे अलग-अलग राज्यों से आते हैं, तो उनको रूम लेकर रहना पड़ता है रेंट पे। तो बहुत सारी समस्याएँ हैं। अभी हम लोग अपना कैंपस बना रहे हैं। तो वर्धा में एक 16 किलोमीटर दूर एक गाँव है वाइफड़। वाइफड़ के पास हम लोगों ने अपना कैंपस के लिए ज़मीन ली है। 9.25 एकड़ ज़मीन पे हम लोग अपना हॉस्टल, मेस, और हमारा सपना है कि जैसे कि बाबा साहब कहते हैं ना कि हमारा एक बुद्धिस्ट एजुकेशनल सेंटर होना चाहिए, जो सब कुछ अपना हो। मतलब कि अपने ही टीचर्स हों, अपना ही सिस्टम हो पूरा एक, और बच्चों को एक वो कॉन्फिडेंस दिला सके कि हम भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, हम फेलियर नहीं हैं। हम, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि हम हमारे इंस्टीट्यूशंस बना नहीं सकते हैं, या अगर हमारे इंस्टीट्यूशंस हम बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो मैं ये जो इंस्टीट्यूशन इस तरीके से बिल्ड करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, समाज के लिए एक एग्जाम्पल बने कि हम अपने खून पसीने से, अपनी खुद की मेहनत से, अपने दम पर हम अपने संस्थान खड़े कर सकते हैं, चला सकते हैं, और हम हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी वो कैंपस हमारा बनना शुरू हो रहा है। होपफुली 2-3 साल के अंदर हम वो पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन सर आप तो फीस नहीं लेते हैं बच्चों से, बच्चों को आप निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में अब आप जो सोच रहे हैं कि कैंपस बने जिसमें कि बच्चे रहें, तो जब बच्चों से आप ले ही नहीं रहे हैं पैसे, तो फिर अब आपके पास फंड कहाँ कैसे जनरेट होगा? क्या कुछ सोचा है आपने कि कैसे होगा, या फिर आप कुछ अपना वैयक्तिक नुकसान करके जो है समाज को दे रहे हैं? ये भी जानना चाहेंगे हम। नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे समाज पे बहुत भरोसा है, अम्बेडकरी समाज पे। और पिछले 10 साल से जो भी नालंदा चल रहा है, नालंदा में 250 बच्चे हम पढ़ाते हैं। काफ़ी खर्चा होता है उसका, है ना? पढ़ाने का, स्टाफ का, बहुत खर्चा होता है। तो सब हमारा समाज की तरफ से आता है, लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं गवर्नमेंट से नहीं लेता, मैं कोई एनजीओ से पैसा नहीं लेता। मैं इनफैक्ट
बाहर किसी से पैसा नहीं मांगता। रैंडम जो सोसाइटी है जिसको लगता है कि ये काम अच्छा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, तो वो लोग देते हैं। बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो जिनको ये काम पसंद है, जो मुझे पिछले 20 साल से देख रहे हैं काम करते हुए, जिनको मुझ पर विश्वास है, तो वो सपोर्ट करते हैं। और पैसा कभी बहुत बड़ा इशू नहीं रहा है। मतलब पैसा मेरा सबसे सबसे बात की प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है। क्योंकि मुझे लगता है प्लान भी बनाया होगा, मतलब कितने समय तक ये तैयार हो, और नेक्स्ट 1 ईयर में मैं 100 बच्चों का रहने और खाने का बना रहा हूँ। उसमें कुछ हमारा 8 करोड़ का बजट है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेकंड फेज में 200 और बच्चों का, तो टोटल हमारा कुछ 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो अभी मैं समाज के पास जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, बताऊंगा कि हम बना रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि सपोर्ट मिलेगा। जब इंटेंशन अच्छा हो तो गुडविल के साथ लोग भी जो है जुड़ते हैं, और कांचीराम साहब भी कहते हैं कि जब आप किसी एक मिशन के लिए निकलते हैं, अच्छे काम के लिए, तो सर सफलता तो मिलेगी। सर एक और क्यूरियोसिटी आ रही है कि आपके मतलब इंस्टीट्यूट में, एकेडमी में जो बच्चे आते हैं पूरे देश भर से आते हैं, तो देश भर से आते हैं, तो रिजल्ट भी जो आपका 8 साल हुआ है, तो इसका रिजल्ट भी हम 10 साल होने आया, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि क्या रिजल्ट रहा, क्या कुछ दिया है नालंदा ने देश को? हम हर साल 200 के करीब बच्चे लेते हैं, और हमारा रिजल्ट जो है वो 100% है। यानी कि लगभग सारे के सारे बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। और कुछ बच्चे रह जाते हैं, जैसे कोई मेडिकल इशू है या कुछ और इशू है, तो कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन उन बच्चों को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। मतलब वो दोबारा नालंदा में रहते। मतलब मेरा नालंदा का ये हम लोग का कंसेप्ट है कि जब तक आप खुद के पैर पे खड़े नहीं हो जाते, आप नालंदा के स्टूडेंट हैं, तो हम आपको निकालेंगे नहीं कभी। आप अगर एक बार नालंदा गेट पर आ गए, अंदर आ गए, तो अब हम आपको निकालेंगे नहीं जब तक कि आप खुद अपने पैरों पे ना खड़े हो जाए। तो हमारा सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 100% है। हर साल 200 के करीब लेता हूँ, सभी बच्चे निकल जाते हैं। आज मेरे पढ़ाए हुए 1600 बच्चे भारत के टॉप 24 यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, और 22 बच्चे अभी फॉरेन में हैं। तो अभी तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी दुनिया की, मतलब इंडिया तो छोड़िए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। पहले मुझे लगता था कि ये बहुत कठिन काम है, लेकिन इतना कठिन काम नहीं है। अगर हमारे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बस उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि जो टीचर का रोल होता है कि एक दिशा दिखाना। तो वो कोशिश है। बाकी अपने बच्चे हम बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मैं हमारे यहाँ सुबह 7 से लेकर रात के 9-10 बजे तक आप एकेडमी में बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, और खुद से पढ़ते हुए मिलेंगे। मैं रहूं या ना रहूं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे अपने बच्चों पे बहुत भरोसा है। एकेडमी कहा, तो एकेडमी के लिए सिर्फ जगह ही मायने नहीं रखती, फिर उसके लिए लाइब्रेरीज होती है, किताबें होती है, क्लासरूम्स होने चाहिए, और जैसे कि आपके पास स्टाफ है तो कुछ टेक्निकल वर्क्स भी होगा, पेपर पैटर्न्स भी आप खोजते होंगे, तो ये सारा चीज़ ऐसे कैसे मैनेज करते हैं आप? हम लोग काफ़ी बड़ी टीम है हमारी। हम 4 फुल टाइम टीचर हैं, उसके अलावा 4 पार्ट टाइम 4 हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, 8 लोग तो हम फुल टाइम काम करते हैं। उसके अलावा 8-9 हमारे इंटर्न्स होते हैं, जो हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे जो टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के वापस आते हैं 1 साल के लिए वॉलंटियरिंग करते हैं, वो पे बैक करते हैं। तो हम 16-17 लोग एक साथ हर दिन काम करते हैं, तो हो जाता है आराम से। जी। तो आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ेगी, तो अभी तो आप 100 के लिए तैयार कर रहे हैं, फिर भी आपको जो लॉन्ग टर्म है उसमें आपने कितने स्टूडेंट के लिए देखिए, हम क्योंकि अभी ऑनलाइन का काफ़ी है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग का प्लान क्या है कि हम 300 बच्चों को तो रेजिडेंशियल बनाएंगे, लेकिन हमारा ऑनलाइन टीचिंग भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। ऑनलाइन ऑलरेडी 16,000 हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। जो डिजिटल नालंदा की डिजिटल नालंदा में 16,000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हम और अच्छा करना चाहिए। तो अभी छोटा एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो इसको हम और अच्छा करना चाहते हैं। तो हमें चाहते हैं कि हम बहुत सारी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स भी लेते हैं, कि आप भले ही आप 1 साल मत आओ, आप 10 दिन के लिए आओ हमारे पास, 15 दिन के लिए आओ। आपको कोई एक पर्टिकुलर, जैसे आपको मान लीजिए यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो वो क्या है, जीआरई की तैयारी करनी है, तो वो क्या है, आप आइए 1 हफ्ते हमारे साथ रहिए, हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वापस जाइए। तो ऐसा प्लान है हम लोग का। तो मतलब ये है कि हज़ारों बच्चों तक हम पहुँच सकें। तो सर मैं अंत में चाहूँगी कि तमाम उन बच्चों को, वो बहुजन समाज के बच्चों को कोई संदेश अगर आप देना चाहते हैं, बाबा साहब की जयंती हम लोगों ने अभी मनाई, महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई, तो ऐसे में क्या संदेश देंगे हमारे स्टूडेंट्स? वो एक चीज़ जो बाबा साहब बोले थे और जिसको मैं बहुत मानता हूँ,
लो एम इज़ अ क्राइम। छोटा एम जो है वो हमारे लिए तो अपराध है, छोटा एम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। हमको कुछ बड़ा ही, अगर हमें हमारे समाज के लिए कुछ करना है तो हमारा एम बड़ा होना चाहिए। मैं उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैंने बोला था कि आपने बोला ना लोग पर्सनल एम्बिशन रखते हैं, मेरा एम्बिशन तो बहुत बड़ा है, मतलब मैं तो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस आदमी हूँ। तो बड़ा एम रखना चाहिए, तो मैं वही अपने स्टूडेंट को बोलूँगा, बड़ा एम रखिए और मेहनत करिए। तो धन्यवाद सर। हमारे साथ थे अनूप कुमार सर, जो कि नालंदा अकेडमी वर्धा के हैं, डायरेक्टर हैं, और फिलहाल जो है उनका बड़ा प्लान चल रहा है और एक अच्छे उद्देश्य को लेकर समाज में काम कर रहे हैं। एजुकेशनल मूवमेंट पर काम होना बहुत ज़रूरी है। हमारे महापुरुषों ने, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, फातिमा शेख हो या डॉक्टर बाबा साहब हो, या फिर अगर आप बुद्ध के मिशन को भी देखते हैं तो ज्ञान बुद्धि इसी का आंदोलन वो भी रहा है। तो ऐसे में बहुजन समाज के अंदर ज्ञान और हायर एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण है, वो तो तमाम चीज़ें अनूप सर ने बताया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मिशन मूवमेंट में काम करने वाले लोगों को सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना और आर्थिक तौर पर कोऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही हम सामाजिक आंदोलनों को सहयोग करते हैं, जैसे हम धार्मिक आंदोलनों के लिए सहयोग करते हैं, राजनीतिक आंदोलन के लिए सहयोग करते हैं, उसी प्रकार से हमें एजुकेशनल पढ़ाई लिखाई वाले आंदोलन के लिए भी हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, उसे आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। अगर हम कर पाते हैं तो ऐसे अनूप कुमार जो है वो सैकड़ों तैयार होंगे, नहीं तो एक अनूप कुमार थक जाएगा और दूसरा अनूप कुमार तैयार नहीं हो पाएगा अगर आर्थिक दिक्कतें बढ़ेगी। चूंकि बहुजन समाज के लोग हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग से ही बड़े होना है, एक दूसरे के साथ सहयोग से ही यह आंदोलन चलना है। तो आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में लिखें। और आर्थिक सहयोग नालंदा अकेडमी को जरूर करें, आज की तारीख में आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।